हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। हम लोग क्लास 12 की यूनिट 1 सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें हमने कल की क्लास में एनसीईआरटी के कुछ कॉमन न्यूमेरिकल्स को फिनिश किया। अब आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए कितनी मेथड्स है। तो इसमें हमने देखा था 9 मेथड्स है। 9 में से हमने स्टार्टिंग की 4 मेथड्स कंप्लीट कर लिए, यानी परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन विद देयर न्यूमेरिकल्स। तो अब हम लोग चलते हैं मास फ्रैक्शन के तरफ। जैसे मोल फ्रैक्शन होता है वैसे ही मास फ्रैक्शन होता है, तो ध्यान दीजिएगा। टर्म नंबर 5, मास फ्रैक्शन। ये जो मास फ्रैक्शन है इसे किसी भी लेटर से डिनोट नहीं करते, इसका कोई सिंबल नहीं है, ना कोई यूनिट है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब मास फ्रैक्शन मतलब क्या? तो जैसे मोल फ्रैक्शन में क्या था, सॉल्यूशन के कंपोनेंट का मोल का रेशो टोटल सॉल्यूशन के मोल्स के साथ। सेम मास फ्रैक्शन, इट इज द रेशो ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन टू टोटल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास का रेशो टोटल सॉल्यूशन के साथ कहलाता है मास फ्रैक्शन। जैसे आपको यदि सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे, और सॉल्वेंट का निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये हम लोग देखते हैं बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर ए, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ solute divided by mass of solution। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने मास परसेंट नहीं निकाला, आपने मास फ्रैक्शन निकाला, तो यहाँ पे इंटू 100 आप नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली है ये सॉल्यूट का जो भी मास देगा वो रखना ऊपर, सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करके रख देना है ना। नंबर सेकेंड, mass fraction of solvent is equal to mass of solvent divided by mass of solution। सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट का मास ऊपर रखो, सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट का मास ऊपर रख दो, और दोनों न्यूमरेटर्स में सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गए, डिनोमिनेटर में टोटल सॉल्यूशन रख दो। तो ऐसे आप मास फ्रैक्शन को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खत्म हुई हमारी टर्म नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू टर्म नंबर 6 विच इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नॉट अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल कंसेप्ट। प्रैक्टिकल अप्रोच से देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब समझना नॉर्मेलिटी क्या है। सो इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट के कितने इक्विवेलेंट मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं या डिसॉल्व है, उसे कहते हैं नॉर्मेलिटी। अब एक नया सा टर्म आया, इक्विवेलेंट मोल्स। ये इक्विवेलेंट मोल क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूं। इक्विवेलेंट moles of solute dissolved in
1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। नाउ नॉर्मेलिटी को डिनोट करते कैपिटल एन से, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। द सिंबल ऑफ नॉर्मेलिटी इज कैपिटल एन। यूनिट, यूनिट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मोल पर लीटर, यह है इसकी यूनिट। नाउ नॉर्मेलिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, सो विथ टेम्परेचर इट्स वैल्यू ऑल्सो चेंजेस। याद है आपको, मोलैरिटी भी वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर बदलने से मोलैरिटी बदल रही थी। सिमिलरली यहाँ पे भी यदि टेम्परेचर बदलेगा तो नॉर्मेलिटी भी चेंज होती है ना। नाउ अब एक इंटरेस्टिंग टर्म की तरफ अपन चलते हैं, वो इंटरेस्टिंग टर्म है इक्विवेलेंट मोल्स। तो नॉर्मल मोल आपको याद है, नॉर्मल मोल था गिवन मास अपॉन मोलर मास। सेम इक्विवेलेंट मोल्स हो जाएंगे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब आपने मोलर मास तो सुना है, मोलर मास मतलब किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में प्रेजेंट जितनी भी एलिमेंट्स से उन सभी के एटॉमिक मास का सम कहलाता है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मोलर मास। यहाँ पर एक नया टर्म लिखा है इक्विवेलेंट मास। ये क्या होता है, अब हम इसको सीखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है तो अच्छे से देखना। अब इक्विवेलेंट मास डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ कंपाउंड पे या नेचर ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल पे। केस नंबर 1, व्हेन गिवन कंपाउंड इज एसिड, कोई आपको कंपाउंड दिया है जो एसिड है, अब उसका आप इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे तो देखना। इन दैट केस इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो, मोलार मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ द पर्टिकुलर एसिड। बेसिसिटी, यदि एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आपको उस एसिड के मॉलिक्यूलर मास को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बेसिसिटी क्या होती है, तो बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस इररिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल बोलो, नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिप्लेसेबल। जितने H प्लस आयंस को आप रिप्लेस कर सकते हो वो कहलाएगी उस पर्टिकुलर एसिड की बेसिसिटी। मतलब कितना H प्लस आयंस आप डोनेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स का यूज कर लेती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे मिनरल एसिड का सबसे कॉमन एसिड HCl। वी नो HCl का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 36.5। हमको इक्विवेलेंट मास बताना है। HCl में सिर्फ एक ही H प्लस आयन है तो एक ही H प्लस आयन रिप्लेसेबल होगा। मतलब यदि हमें निकालना है इसका इक्विवेलेंट मास तो फॉर्मूला हो गया मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। मोलर मास 36.5, बेसिसिटी 1, क्योंकि 1 ही H प्लस आयन रिप्लेसेबल है। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो इक्विवेलेंट मास है और जो मोलार मास है HCl का वो है 36.5। HCl का इक्विवेलेंट मास और मोलार मास सेम होता है। नाउ एग्जाम्पल सेकेंड, आपको यहां से समझ में आएगा। H2SO4, H2SO4 मॉलिक्यूलर मास हमने बताया है 98 होता है। बेसिसिटी, इसमें 2H प्लस आयन से तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 हो गई। अब इक्विवेलेंट मास निकालना है, मोलार मास अपॉन बेसिसिटी मीन्स 98/2, इट इज 49। सो आप याद रखेंगे कि H2SO4 का इक्विवेलेंट मास होगा 49
लेकिन मॉलिक्यूलर मास होगा 98। सो आई होप माय डियर चिल्ड्रन कि आपको किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना बहुत अच्छे से क्लियर है। इतना आपको क्लियर है, हम आगे चलते हैं और हम देखते केस 2 कि अब हम किसी भी बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। ओके, लेट अस कम विथ मी। फॉर बेस, case 2, when given compound is basic, so equivalent mass हमें निकालना है। देखिए, now equivalent mass is equal to molar mass divided by acidity। बेस के लिए आपको टर्म यूज करना है एसिडिटी, एसिड के लिए टर्म यूज करा बेसिसिटी। एसिड्स की पहचान है H+ आयंस, बेस की पहचान है हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयंस। तो किसी भी बेस की एसिडिटी हम किसे कहते हैं, उसमें जितने नंबर ऑफ OH- आयंस रिप्लेसेबल हो वो कहलाती है उस पर्टिकुलर बेस की एसिडिटी। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझना। लाइक NaOH, you know the molar mass of NaOH is 40। इक्विवेलेंट मास आपको बताना है। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एसिडिटी। मोलर मास 40 है। अब NaOH में सिर्फ 1 OH- आयन से, सो 40 डिवाइडेड बाय 1, मतलब इसका इक्विवेलेंट मास एंड मोलर मास ये दोनों ही 40 है। आई होप माय डियर चिल्ड्रन ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं केस 3। मान लो आपको सॉल्यूट की प्लेस में कोई एसिड दिया और नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो अभी मैंने बता दी कि आप इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे। मान लो आपको सॉल्यूट की प्लेस में कोई बेस दिया और नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो भी हमने देखा कि कैसे निकालेंगे। व्हाट इफ हमें कोई सॉल्ट दिया, जैसे केस 3 में सॉल्ट का बनाती हूँ। केस 3, व्हेन सॉल्ट इज गिवन, जब आपको कोई सॉल्ट दे और नॉर्मेलिटी निकालना हो तब आप कैसे निकालोगे। जैसे सॉल्यूट की प्लेस में NaCl दे दे, अब नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी में तो इक्विवेलेंट मोल्स लगेंगे। इक्विवेलेंट मोल्स निकालने के लिए आपको गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है। अब इक्विवेलेंट मास NaCl का हम कैसे निकालें, तो देखो इस कंडीशन में आप क्या करोगे। ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। इस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला रखना, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब यहाँ पे मैं एक नई टर्म लिख रही हूँ n फैक्टर। अब ये n फैक्टर क्या है, n फैक्टर का मतलब होता है कितने पार्ट में आपका कोई भी सॉल्ट आयोनाइज होगा। जितने पार्ट में आपका सॉल्ट आयोनाइज होता है वही उसका n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर होता है। जैसे यदि मैं इस NaCl को डिसोसिएट कर दूं तो मुझे मिलेगा Na+ और Cl-। कैटायन का कोएफिशिएंट 1, एनायन का कोएफिशिएंट 1, 1 और 1 2। कैटायन और एनायन के कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लो तो 1 और 1 2, मतलब यहाँ पे NaCl का n फैक्टर हो गया 2। अब यदि हमें NaCl का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि NaCl का मोलर मास है 58.5, इससे हम डिवाइड कर देंगे 2 से। कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 2 × 9 29.25, 29.25 हो जाएगा NaCl का इक्विवेलेंट मास।
तो डियर चिल्ड्रन, हमने नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास निकालना देखा। हमने देखा सॉल्यूट एसिड है तो क्या करेंगे, सॉलिड बेस है तो क्या करेंगे, और सॉल्यूट ना एसिड है ना बेस है तो क्या करेंगे। अब हम चलते हैं मेन थिंग पर, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, उस पर अब अपन लोग बात करते हैं। देखिए, नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम यदि मिलीलीटर में होगा तो आप अपने फॉर्मूले को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। नॉर्मेलिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म में, जैसे आपने मोलैरिटी निकाला वैसे ही नॉर्मेलिटी भी निकालते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट मास का यूज करना है, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे ये भी अभी हम लोग ने देख लिया है ना। तो आई होप आपको हमारी टर्म नंबर 5 भी अच्छे से क्लियर है, जो कि थी नॉर्मेलिटी। टर्म नंबर 6, नॉर्मेलिटी। नाउ लेट अस मूव टू टर्म नंबर 7 विच इज फॉर्मेलिटी। अब पता है आपको, जैसे फॉर्मेलिटी वर्ड है ना, जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। हमें फॉर्मेलिटी पढ़ने की सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है, क्योंकि ये जो है ये हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। पार्ट ऑफ सिलेबस क्या, ऐसा बोलूं तो आज मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। मोलैरिटी एक प्रकार से फॉर्मेलिटी ही है, या फॉर्मेलिटी जस्ट सेम है मोलैरिटी के। अब आप बोलोगे जब सेम है तो दो अलग अलग नेम्स क्यों दिए, तो वो इसलिए दिए हैं बेटा क्योंकि मोलैरिटी में हम मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर मास जो टर्म है वो जनरली मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करने के लिए यूज करी जाती है। लेकिन आपको यदि अपने क्वेश्चन में कोई आयनिक कंपाउंड दे, आयनिक कंपाउंड बोल रही हूँ, आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आयन्स से मिलकर बनते हैं, यानी आपके कैटायन और एनायन। यदि आपको कोई आयनिक कंपाउंड दे और आप किसी आयनिक कंपाउंड में सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड करोगे तो आप उस आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास निकाल रहे होंगे। तब हम उसका फॉर्मूला मास निकालेंगे, ना कि मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अब ऐसा नहीं देखा जाता, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपका कंपाउंड आयोनिक हो या नॉन आयोनिक हो, सबके लिए एक ही टर्म यूज करते हैं जो कि है मॉलिक्यूलर मास। बाकी जनरली ऐसा कहा जाता था, आयोनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला मास बोलो, और फॉर्मूला मास यानी फॉर्मेलिटी। और यदि आपके नॉन आयोनिक कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास बोलो, मतलब मोलैरिटी। ठीक है, तो अब फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन सुन लो। तो ये कहती है, इट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूट के कितने फॉर्मूला मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, उसे बोलोगे आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को डिनोट करेंगे कैपिटल एफ के थ्रू। कैपिटल एफ डिनोटेड बाय, फॉर्मेलिटी की यूनिट होगी, मोलैरिटी की मोलर थी ना, इसकी हो जाएगी फॉर्मल, या सिर्फ आप लिखोगे कैपिटल एफ। फॉर्मूला देखो, कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम यदि मिलीलीटर में होगा तो इनटू में आप लगा देना 1000। ये आपके फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला मास तो बता देती हूँ, हालांकि आपको पता है जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है वही फॉर्मूला मास है। जैसे मैं आपको बोलूं AlCl3, is it ionic compound or non-ionic? So we all know that AlCl3 is an ionic compound, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम प्रेजेंट है +3 स्टेट में और 3 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है -1 स्टेट में। मतलब ये कैटायन और एनायन से मिलकर बना ये एक आयनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे हम लोग यदि इसका
सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड करके मास निकालें तो हम उससे बोलेंगे फॉर्मूला मास, क्योंकि हमने कोई आयनिक कंपाउंड का मास निकाला। बट अब आप यदि फॉर्मूला मास की जगह मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हो तो कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है। चलो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 13 इज एन ऑड नंबर, सो डबल प्लस 1, 13 का डबल 26 प्लस 1 27, 3 क्लोराइड आयंस दिए और इसका होता है 35.5। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 प्लस 106.5 हो गया। अब अपन कर देते हैं इसे ऐड, तो ये हो जाएगा 133.5। ये हो गया AlCl3 का फॉर्मूला मास। तो ये रहे बेटा अपने पूरे टर्म्स, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन। आई होप आपको अब कंसंट्रेशन मेजर करने की जितनी भी मेथड्स हैं वो पूरे तरीके से क्लियर है। तो ये हमारा एक और पार्ट कंप्लीट होता है। अब कल की क्लास में हम अपने आगे के टॉपिक की तरफ चलेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारे सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो यदि आपको हमारा पूरा कंटेंट अच्छा लगता है और पूरा समझ में आता है तो प्लीज हमारे इन लेक्चर्स को लाइक करिए, इसे शेयर करिए एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, तभी तो आप और हम लॉन्ग टर्म तक साथ में रह सकते हैं। आज जाने से पहले आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूंगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे। आपको मुझे बताना है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है COOH टेकन ट्वाइस डॉट 2H2O, इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? आज हमने इक्विवेलेंट मास निकालना सीखा, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आपको मुझे इस हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास बताना है। हाइड्रेटेड बोल रही हूँ मतलब पानी मिला, तो इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। आप इसको यूज करके ही इक्विवेलेंट मास बताइएगा। कमेंट सेक्शन में हम आपके इस आंसर का वेट करेंगे। टिल देन कीप योर स्टडीज गोइंग ऑन, एंजॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।